एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स। भाई इसमें मैं कोई ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं पढ़ाता, मैं आपको बताता हूं कि भाई कैन, मे और माइट, इन तीन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कैन, मे और माइट में डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको कैन बी, मे बी और माइट बी में ऑटोमेटिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आपको मे हैव और माइट हैव में ऑटोमेटिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीन डिफरेंस सबसे पहले क्लियर करना है ताकि ये जितने भी अदर चीजें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आए। इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव। ओके, could and could have. Students are very much confused when they use these two modal verbs could and could have because they are having the similar meaning. You know, in Hindi they are having the similar meaning but they have the different meanings when you actually understand. मैंने कहा मैं वहाँ जा सकता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पर आप रिग्रेट कर रहे हो, जहाँ रिग्रेट करते हैं वहाँ could have लगता है, राइट। और ये कुड जो लगता है ये पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे, आप में थी काबिलियत करने के, लेकिन अब नहीं है, वहां लगता है। तो डिफरेंस हम लोग देखेंगे क्या है। इसके अलावा मैं आपको ऑट टू एंड ऑट टू हैव के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा, ऑट टू हैव कैसे यूज होता है, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो डिफरेंस देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन can, among can, may and might because the students are very much confused over here, that's why. So you can see can के बाद next है आपका may और फिर है आपका might। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम जो आप सभी करेंगे वो ये कि can कहाँ यूज होता है ये हमको पता होना चाहिए, और हम सबको पता है can कहाँ यूज करते हैं। जहां भी आप कहते हो I can do it, मैं ये कर सकता हूं, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है, रवि कैन टीच इंग्लिश, रवि इंग्लिश पढ़ा सकता है। तो जो काम आप कर सकते हो उसके लिए आप किसका उपयोग करते हो, कैन का उपयोग करते हो। आप में कोई काम करने की काबिलियत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, वहां पर आप कैन का उपयोग करोगे। बट मे जो है इट इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, जो काम हो सकता है या शायद होगा उसके लिए आप जो है मे का उपयोग करते हो। और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मे, और अगर पॉसिबिलिटी कम है लेस देन 50% तो वहां पर माइट। आइए क्या डिफरेंस है मे और माइट में, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू मे हियर एंड हियर वी वुड बी टॉकिंग माइट। तो सबसे पहले तो सबसे पहला यूज, इसका उपयोग जो होता है इट इज यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, एज दी स्काई इज लुकिंग क्लाउडी। क्योंकि जो स्काई है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, स्काई जो है क्लाउडी दिखाई पड़ रहा है, बादल छाए हैं आसमान में, मतलब कि आज बारिश हो सकती है। यू गॉट इट। सो यहां पर बारिश होने की संभावना जो है वो ज्यादा है। सो व्हेन यू हैव पॉसिबिलिटी more than 50%, more than 50%, 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, then you guys have to use may there, वहां आप may का उपयोग करोगे। But on the other hand, if you talk about might, it is used to show the less possibility इन प्रेजेंट टेंस। ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जांपल यही वाला लिख रहा हूं मैं, देखना, इट माइट रेन टुडे एज द स्काई इज क्लियर। इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश होगी,
या हो सकती है, क्योंकि आसमान साफ है, क्लियर है। अब जब आसमान क्लियर है मतलब बारिश के चांसेस कम है। मान लीजिए कल बारिश हुई और आज मौसम एकदम खिला हुआ है, तो आप क्या कहोगे? इट माइट रेन टुडे एज द स्काई इज क्लियर, देयर इज नो चांस फॉर रेनिंग। तो यहां पर और यहां पर दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। तो पहला यूज जो है मे और माइट का, दोनों प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, दोनों किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन माइट ऐसा है जो पास्ट टेंस में भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन पास्ट टेंस में माइट को कैसे यूज करते हैं वो देखो। जब आपने कहा शी सैड इट मे रेन टुडे, कोई लड़की है उसने क्या कहा? शायद आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। एक लड़की ने ये कहा है। अब आपसे कहा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो भैया जब आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आप लिखोगे शी सैड दैट। इट का तो इट होगा, लेकिन ये जो मे है इसका माइट हो जाएगा। तो ऐसे यूज होता है माइट आपका पास्ट में। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि माइट का उपयोग बारिश हो सकती थी शायद, उसके सेंस में जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू, मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। मे का जो पास्ट होता है, जैसे कैन का कुड होता है पास्ट में, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, हियर का देयर होता है, नाउ का देन होता है, ऐसे मे का माइट होता है। ये यूज है पास्ट में इसका। बाकी ये मीनिंग जो देता है हमेशा माइट पॉसिबिलिटी में अगर यूज हो रहा है सो इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, न कि पास्ट टेंस। अब बच्चों को क्या लगता है कि माइट जो है वो पास्ट टेंस में ऐसे कुछ सकता था या ऐसा कुछ मीनिंग दे रहा होगा, टीचर्स पढ़ा भी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाउ शी सेड दैट इट माइट रेन टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। दिस इज द एक्चुअल एंड द करेक्ट यूज ऑफ माइट, दैट शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। उसने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती थी, उस दिन बारिश होने के चांसेस थे। हालांकि वो मीनिंग सकता था का दे रहा है, नो डाउट, लेकिन यहां पर ये जो मे है इस मे को हमने माइट में चेंज किया, इस वजह से वो दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये दो यूजेस माइट के हैं और मे का मैंने अभी आपको एक ही यूज बताया। मे का दूसरा यूज देखो क्या है। मे का दूसरा यूज जो है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भाई पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भगवान मेरा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो आप दुआ कर रहे हो अपने भाई के लिए, तो मे माई ब्रदर पास विथ गुड मार्क्स। आपने ये तो सुना ही होगा, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घ आयु भव, है ना। मे गॉड हेल्प यू ऑल, हेल्प यू ऑल, ईश्वर आप सबकी मदद करें, है ना। तो इस तरीके से ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं इनमें देखो मे लगा है सब में आगे, तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में भी आप इसको यूज करते हैं। तीसरा देखो, तीसरा होता है रिक्वेस्ट करने में, और रिक्वेस्ट में भी ओनली विथ फर्स्ट पर्सन, ओनली विथ फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई और वी के साथ में रिक्वेस्ट करने में भी आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन। क्या मैं वहां चला जाऊं? मे आई गो देयर। क्या मैं पढ़ाई कर लूं? मे आई स्टडी, ठीक है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मे वी हेल्प यू। देखो सब में आप सामने वाले से जानना चाह रहे हो। अगर आप यहां यू के केस में करो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, सामने वाले से निवेदन कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये कहोगे मे यू हेल्प मी, ये गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान देना है, मे आई, मे आई, मे आई एंड मे वी, यही होगा, मे यू नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। आपको याद रखना है कि रिक्वेस्ट में ओनली विथ फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी के साथ ही मे का उपयोग आपको करना है।
अगर आप रिक्वेस्ट में यू के केस में कर रहे हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया, तो ऐसी सिचुएशन में ऑन द प्लेस ऑफ में आपको यूज करना होगा कुड, COULD, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मुझे आपका सेल फोन दे सकते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी योर सेल फोन, या कुड यू गिव मी योर सेल फोन, क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, राइट, क्या आप थोड़ा सा उधर खिसक सकते हैं, कुड यू प्लीज मूव देयर, है ना, कुड यू प्लीज गो देयर, हाँ कुड यू प्लीज गो देयर भी कह सकते हो, या फिर कुड यू गो देयर, क्या वहां जा सकते हैं, कुड यू गो देयर, है ना। तो इस तरीके से आप सामने वाले से जो रिक्वेस्ट करोगे ना, उसके लिए आप कुड का उपयोग करोगे। कुड यू गिव मी दिस सेल फोन, क्या आप मुझे सेल फोन दे सकते हैं, कुड यू ईट दिस, क्या आप ये खा सकते हैं, कुड यू गिव मी दिस, क्या आप मुझे दे सकते हैं, है ना। देखो सब में आपने यू लगाया, तो यू के साथ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुड लगा रहे हो, बाकी आप आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ में आप मे का उपयोग कर रहे हो, है ना। तो ये रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन में आपका यूज होता है। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, दिस इज मे एंड दिस इज माइट, एंड आई थिंक आपके दिमाग के अंदर मे और माइट फिट हुआ होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि मे और माइट की मदद से आप जो है दूसरे अदर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मे का उपयोग करो आप मे विथ टू बी वर्ब, ठीक है। यहां पर मे का उपयोग टू बी वर्ब के साथ करो, मे विथ टू हैव वर्ब, ठीक है। यहां पर मे बी का और मे का उपयोग टू बी और टू हैव वर्ब के साथ हो रहा है। स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी, चूंकि बी वर्ब को लगाना है इसलिए तो ऑब्जेक्ट, और यहां पर सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव वर्ब लगानी है तो हैव लिखेंगे हम प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर आपको मे और बी दोनों एक साथ आएंगे, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर मे और हैव दोनों एक साथ आएंगे तो मे हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए इसको समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं व्हेन दे स्टडी मे बी और ING, मे हैव प्लस V3। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय लर्निंग। सबसे पहले हम मे बी की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो इधर, शायद होगा या फिर शायद हो सकता है। मैंने कहा वो घर पर हो सकता है या शायद वो घर पर होगा। ही मे बी एट होम, शायद वो स्कूल में होगा। ही मे बी इन स्कूल, शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा। ही मे बी डूइंग समथिंग नाउ। सो एक ट्रिक सिखाता हूं, उसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। आप सबने ये पढ़ा है, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसको आप फ्यूचर में यूज करते हैं। लेकिन जब आप इस विल बी की जगह मे बी का उपयोग करते हैं, ठीक है, इस विल बी की जगह आप किसका मे बी का उपयोग करते हैं, तो ये शायद होगा होता है या शायद हो सकता है, और ये फ्यूचर में यूज होता है विल बी, तो ये यूज प्रेजेंट में होता है। एग्जाम्पल लिखता हूं, उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। कल छुट्टी होगी, आज शायद छुट्टी है, या आज शायद छुट्टी होगी, या आज शायद छुट्टी हो सकती है, ये भी बोलोगे आप। ए और बी, जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो कल छुट्टी होगी का इंग्लिश बनेगा इट विल बी हॉलीडे
टुमारो। यहां पर आपने विल भी लगाया बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कल, आने वाला कल, और आज शायद छुट्टी होगी, संभावना दिखा रहा हो, तो इट मे बी हॉलीडे टुडे। इन इंग्लिश यू वुड से इट मे बी हॉलीडे टुडे। इन इंग्लिश यू वुड से इट मे बी हॉलीडे टुडे। आज शायद छुट्टी होगी तो आप इंग्लिश में कहोगे इट मे बी हॉलीडे टुडे। ऐसे देखो, और एग्जांपल्स लिखता हूं मैं। शायद वो अभी बिजी होगा, he may be busy now. Somebody is not receiving your call, so you are saying I think वो अभी बिजी होगा इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। I think he may be busy now, that's why he is not receiving your call. सर को कॉल मत करो, शायद वो अभी क्लास में होंगे। Don't call to sir, don't call sir, I think he may be in the class now. वो अभी क्लास में होंगे। He may be in the class now. आपने प्रोडक्ट को देखा, आपने कहा शायद ये महंगा होगा, क्या कहोगे? दिस मे बी कॉस्टली, दिस मे बी एक्सपेंसिव। ये मुझे लगता है कि महंगा होगा, आई थिंक दिस मे बी कॉस्टली, इट मे बी कॉस्टली, है ना? ऐसे ही आपने कहा रवि अभी घर पर होगा, आई थिंक रवि मे बी एट होम। ठीक है, रवि अभी शायद घर पर होगा, रवि मे बी एट होम। दिस मे बी कॉस्टली, ही मे बी इन द क्लास नाउ एंड ही मे बी बिजी नाउ। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके 4 अलग अलग सेंटेंसेस हैं और चारों के यूजेस जो है अलग अलग है। ठीक है ना? तो ये आपका मे बी है, और ये मे बी कौन सा वाला मे बी है? ये वाला मे बी। ठीक है, तो आप जब 1 2 3 4 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। सो मे बी जो है वो समझो सारे स्टूडेंट कि मे बी क्या है। मे बी वहां यूज करते हैं स्टूडेंट हम लोग जहां पर कोई चीज होगी लेकिन होने की संभावना आप बता रहे हो। मैंने कहा रवि अभी घर पर होगा, रवि मे बी एट द होम नाउ, रवि मे बी एट द होम नाउ। तो इस तरीके से आपका मे बी यूज होता है। अब मे बी अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो मे हैव को समझना बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसका मतलब जैसे होता है शायद होगा, तो इसका मतलब होता है शायद कोई चीज पास होगी, शायद कोई चीज किसी के पास होगी। जैसे मैंने कहा शायद तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू मे हैव मनी, यू मे हैव मनी। ये कैसे बना है? ये इससे बना है, आप सबने विल हैव पढ़ा है, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है किसी के पास कोई चीज होगी या पास होगा। ये फ्यूचर में यूज होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि विल बी ऑब्जेक्ट, होगा, होगी, होगी, ये फ्यूचर में यूज होता है। इसी तरीके से विल हैव ऑब्जेक्ट, कोई चीज पास होगा। अब आपको क्या करना है, इस विल हैव की जगह पर यूज करना है मे हैव को, और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है शायद पास होगा, किसी के पास कोई चीज शायद होगी, लेकिन किस में होगी? प्रेजेंट टेंस में। तो वहां पर आप मे हैव लगाओगे। जैसे मैंने कहा शायद तुम्हारे पास समय होगा, यू मे हैव टाइम, शायद तुम्हारे पास आज समय होगा, यू मे हैव टाइम टुडे। मुझे लगता है रवि के पास कार होगी, आई थिंक रवि मे हैव अ कार। मुझे लगता है निशा के पास सब कुछ होगा, आई थिंक निशा may have everything। जहां भी आप इस तरीके से अनुमान लगा रहे हो, आप सोच रहे हो भाई ऐसा होगा शायद, तो ऐसी सिचुएशन में may have का उपयोग करना है। शायद आपको नॉलेज होगा, you may have knowledge। शायद आपके पास समय होगा आज, you may have time today। शायद आपके पास मेरा सेलफोन होगा, मुझे लगता है आपके पास मेरा सेलफोन होगा, आई थिंक you may have my cell phone। You may have my cell phone। No, I don't have your cell phone। नहीं, मेरे पास नहीं आपका सेल फोन। I think you may have my car। No, I don't have your car। और है तो yes, I have your car। तो अनुमान लगाने के लिए may have का उपयोग करते हैं। डायरेक्ट आप बोल दो कि आपके पास मेरी कार है, तो आप क्या बोलोगे? You have my car। और शायद आपके पास मेरी कार होगी, तो you may have my car। शायद आपके पास मेरे पैसे होंगे, you may have my money। और मेरे पैसे आपके पास है, तो you have my money। है मतलब प्रेजेंट टेंस,
हैव डायरेक्ट लगाओ और शायद होंगे या शायद है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मे हैव का उपयोग करना है, डायरेक्ट हैव नहीं लगाना है। तो ये आपका है। तो ये आप देख सकते हैं विल हैव से हमने मे हैव को बनाया है, आप देख सकते हैं विल बी से हमने मे बी को बनाया है। तो जैसे विल बी मीनिंग देता है ना, वैसे मे बी भी मीनिंग देगा, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। किसके लिए होगा? पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, है ना। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, और जब आप इस चीज को इस तरीके से स्टडी करोगे देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है समझना। चलिए, तो मे बी और मे हैव आई होप समझ में आया। मैं दोनों के एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना आप लोग। शी मे बी बिजी नाउ, शायद वह अभी बिजी होगी, या शायद वह अभी बिजी है, जो भी आप लेना चाहते हैं ना। दूसरा, शी मे हैव अ बाइक, शायद उसके पास एक बाइक होगी, या फिर शायद उसके पास एक बाइक है। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं मे बी और उसके बाद है मे हैव की। लेट्स टॉक अबाउट मे बी एंड मे हैव की ये क्या चीज है। अब आप यहां देखो, मे बी के बाद में ऑब्जेक्ट लगा है, यहां मे बी के बाद में वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी लगा है। तो ये क्या नई चीज है? तो इसको समझने के लिए आपको फिर से मैं फ्यूचर टेंस पर लेकर चलूंगा। देखो, जैसे मैंने इसको समझाया विल बी से, ऐसे इसको मैंने विल हैव से समझाया। अब मैं एक बार आपको फिर से फ्यूचर टेंस पर लेकर चलता हूं। आपने ये वाला फ्यूचर टेंस देखा है क्या? बताओ ये कौन सा टेंस है? टेंस का नाम बताओ मुझे। विल बी के बाद में वर्ब में आईएनजी कौन सा टेंस में लगता है? सबको पता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। Okay, this is the future continuous tense, and this particular tense is used to show the work that we will be doing in future. For example, tomorrow I will be teaching you something new. कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँगा। she will be doing her work next month, और अगले महीने अपना काम कर रही होगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो आप आने वाले समय में इंग्लिश बोल रहे होंगे कॉन्फिडेंटली। इफ यू लिसन मी केयरफुली यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो इस तरीके से आपका यूज होता है विल बी। अब आप देखो, ऑन द प्लेस ऑफ विल बी आपको क्या करना है? मे बी लगाना है और फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये भी रहा होगा होता है, लेकिन फ्यूचर में, और ये होता है प्रेजेंट में, शायद रहा होगा, और ये आपका फ्यूचर है, तो ये आपका प्रेजेंट है। जैसे मैंने कहा, कल तुम कुछ नया सीख रहे होंगे, तो यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू टुमारो। लेकिन शायद अभी वह कुछ नया सीख रहा होगा। आई थिंक ही मे बी लर्निंग समथिंग न्यू नाउ। ठीक है, शायद वो अभी टीवी देख रहा होगा, उसको डिस्टर्ब मत करो। या शायद वो अभी टीवी देख रही होगी, शी मे बी वॉचिंग टीवी नाउ, उसको डिस्टर्ब मत करो। डोंट डिस्टर्ब हर, राइट, डोंट डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे मैंने कहा, रवि शायद अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या कहोगे? रवि मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। रवि मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। रवि मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, रवि अभी शायद क्रिकेट खेल रहा होगा। ऐसे मैंने कहा, सी निशा मे बी डूइंग समथिंग, निशा कुछ कर रही होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं ए बी एंड सी, ये तीन अलग अलग सेंटेंस है, जिसमें एक में मे बी लिखा है, मे बी लिखा है, मे बी लिखा है। वॉचिंग, प्लेइंग एंड डूइंग, तीन अलग अलग वर्ब्स हैं, और तीनों अलग अलग वर्ब्स को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका यूज है। ये आपका विल बी हो गया। विल बी में हमने मे बी लगाया। आप देख सकते हैं कि मे बी किस तरीके से आपका यूज हो रहा है। चलिए, तो ऐसे ही आप इसको भी स्टडी कर लें। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। शायद कुछ काम हो रहा होगा, उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, आई थिंक दे मे बी डूइंग समथिंग नाउ। मुझे लगता है वे अभी
कुछ कर रहे होंगे. ओके, दिस इज मे बी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मे हैव. अभी मे हैव क्या है? सो मे हैव को समझने के लिए आपको मैं वही कॉन्सेप्ट फ्यूचर वाला समझा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है. आप सबने ये तो पढ़ा होगा कि विल हैव के बाद में आपने V3 लगाते. पता है ये कौन सा टेंस है? ये सर ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. जी हाँ, ये वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो कि परफेक्शन को फ्यूचर में दिखाता है कि भाई ये काम हो चुका होगा. मैंने कहा कल तक आप वहां पहुंच गए होंगे. यू विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो. कल तक निशा ने अपना काम कर लिया होगा. निशा विल हैव डन हर वर्क बाय टुमारो. तो इस तरीके से कोई काम आप कर चुके होंगे, उसके लिए आप विल हैव का उपयोग करते हैं. किसका उपयोग करते हैं? विल हैव का. अब यहां पर देखो आप, सब्जेक्ट विल हैव से यहां पर लगेगा मे हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मीनिंग निकलेगा शायद कोई काम आप कर चुके होंगे या शायद आपने कोई काम कर लिया होगा. ठीक है, जैसे मैंने कहा शायद अभी तक तो वह घर पहुंच गया होगा. वह घर पहुंच गया होगा. मान लीजिए कोई व्यक्ति घर के लिए निकला है और आपने कहा यार अभी तो 10 बजने वाले हैं, सो आई थिंक वो तो अभी तक घर पहुंच गया होगा. तो आप यहां एक अनुमान लगा रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आई थिंक, मुझे लगता है आगे लगा लेना. मुझे लगता है शायद वो अभी तक तो घर पहुंच गया होगा. तो ये शायद अभी तक को बोलते हैं सो फार. तो के लिए कुछ नहीं लगेगा, तो ही से डायरेक्ट स्टार्ट होगा. ही मे हैव, पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं रीच. रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड. ही मे हैव रीच्ड होम सो फार. सो फार का मतलब होता है अभी तक. आप सो फार के बदले यहां पर टिल नाउ भी यूज कर सकते हैं, आप बाय नाउ भी यूज कर सकते हैं. तो बाय नाउ, सो फार, टिल नाउ, ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब होता है अभी तक. ठीक है, आई थिंक ही मे हैव रीच्ड होम सो फार. आई थिंक ही मे हैव रीच्ड होम सो फार. आई थिंक ही मे हैव रीच्ड होम टिल नाउ. मैंने कहा रवि मे हैव ईटन फूड. रवि ने तो खाना खा लिया होगा अभी तक. तो रवि मे हैव ईटन फूड सो फार. ठीक है ना? तो इस तरीके से जो कोई काम हो गया होगा शायद, उसके लिए आप मे हैव का उपयोग करते हो, विल हैव का नहीं करते. विल हैव की तरह ये लगता है दिखने में, बट एक्चुअली ये होता नहीं है. जैसे देखो, मैंने कहा अगले महीने तक आप वहां सेटल हो चुके होंगे. यू विल हैव सेटल्ड देयर बाय नेक्स्ट मंथ. लेकिन शायद मुझे लगता है आप वहां सेटल हो गए होंगे. आई थिंक यू मे हैव सेटल्ड देयर. मुझे लगता है आपने पढ़ाई कर ली होगी. आई थिंक यू मे हैव स्टडीड. मुझे लगता है आपने खाना खा लिया होगा. आई थिंक यू मे हैव ईटन फूड. सो दैट इज द थिंग एक्चुअली दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो. कि आपको इन मॉडल वर्ब्स को लेकर जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मे बी क्या है और ये वाला मे बी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है. ये मे बी और ये मे बी के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि यहां मे बी के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां मे बी के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है. ऐसे ही ये मे हैव और ये मे हैव के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये मे हैव के बाद में V3 आ रहा है. एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूं, ध्यान देना. मैंने कहा शायद रवि ने अभी तक खाना खा लिया होगा. तो आप इसका इंग्लिश बनाओगे. आई थिंक रवि मे हैव ईटन फूड सो फार. अभी तक तो पापा ऑफिस चले गए होंगे. फादर मे हैव गॉन टू ऑफिस सो फार. जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, तो आपने कहा मेरे पापा तो अभी तक तो ऑफिस चले गए होंगे, वो आपको घर पर नहीं मिलेंगे. माई फादर ही मे हैव गॉन टू ऑफिस सो फार. यू विल नॉट गेट हिम एट होम. सो ये वो आपको घर पर नहीं मिलेंगे, तो यू विल नॉट गेट हिम, वो आपको नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट गेट हिम एट होम, राइट. तो रवि मे हैव ईटन फूड सो फार. रवि ने अभी तक तो खाना खा लिया होगा. अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा. यू मे हैव अंडरस्टूड. शायद आपने खाना खा लिया होगा. यू मे हैव ईटन फूड. शायद आप नोट्स बना रहे होंगे. यू मे बी मेकिंग नोट्स.
शायद आप कुछ कर रहे होंगे इसलिए आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। आई थिंक यू मे बी डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिसीविंग माय कॉल। सो यू मे बी डूइंग समथिंग, यू मे हैव डन समथिंग, दैट इज द थिंग एक्चुअली जो आपको इस वे में लर्न करनी है। और अभी इतनी लर्न करो, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो और भी कन्फ्यूजन है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही समझाता हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया है। मैंने आपको मे और माइट के बीच में अंतर समझाया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर मैंने ना आपको मे बी और मे बी ये दोनों में भी समझाया। इसके बाद मैंने आपको मे हैव और मे हैव ये दोनों में हैव समझाया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।